नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 उत्तर प्रदेश और मैं हूं यूसुफ अंसारी। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जो सरगर्मियां चल रही हैं उसमें बीजेपी के सामने क्या चैलेंजेस हैं, क्योंकि एक बड़ा परसेप्शन ये बनता जा रहा है कि अखिलेश यादव ने एक ऐसा गठबंधन तैयार कर लिया है कि जो बीजेपी को हर हालत में हराएगा। हमारे साथ हमारे चुनाव डेटा विश्लेषक पार्थ प्रीतम दास मौजूद हैं, तो पार्थ के साथ समझते हैं कि आंकड़ों के हिसाब से कि बीजेपी के सामने कितनी बड़ी चुनौती है अपनी सरकार को बचाना। पार्थ, जो एक परसेप्शन बन गया है कि भाई लड़ाई जो है वो 80 बनाम 20 की पिच से हटकर मंडल बनाम कमंडल पर आ गई है ना, 85 बनाम 15 पर आ गई है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसी लड़ाई अभी आ गई है बीजेपी के सामने? क्या चैलेंज आपको दिखता है इस वक्त? देखिए, बीजेपी का अंडर मोदी जी एंड अमित शाह जी के अंडर, देखिए बीजेपी का गवर्नेंस का अलग मॉडल है, लेकिन इलेक्शन लड़ने का रणनीति एक अलग होता है। ठीक है, तो बीजेपी एकदम टिपिकल जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होता है, सेगमेंटेशन, टारगेट पोजिशनिंग, वी कॉल इट STP, उस तरीके से इलेक्शन लड़ता है। तो शायद इसलिए बीजेपी का सक्सेस रेट भी थोड़ा ज़्यादा है, मतलब एकदम प्रोफेशनल वे में इलेक्शन लड़ता है। तो बीजेपी का आप देखेंगे ओवरऑल इंडिया में, कुछ पर्टिकुलर में स्टेट एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ, जो उनका बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन स्ट्रैटेजी रहता है। तो हरियाणा में क्या माना जाता है, जो जाट छोड़कर तो आप इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते हो। लेकिन बीजेपी ने जब देखा जो जाट लीडरशिप बीजेपी में थोड़ा वीक लगता है, तो उन्होंने एक इलेक्शन स्ट्रैटेजी लिया जो कैसे नॉन जाट वोट का कंसोलिडेट करके हरियाणा में जीत सकता हूँ। अब झारखंड देख लीजिए, जो नॉन ST वोट, झारखंड में विदाउट ST वोट आप कैसे इलेक्शन लड़ सकते हो, लोग ऐसे सोचता था। उन्होंने क्या देखा है, हमारा ST लीडरशिप वीक है, ट्राइबल लीडरशिप थोड़ा वीक लग रहा है, सामने स्ट्रॉन्ग हेमंत सोरेन जैसा स्ट्रॉन्ग नेता है, तो हम लोग कैसे नॉन ST वोट को कंसोलिडेट करके इलेक्शन जीत सकते हैं। यूपी में आ जाइए, यूपी में क्या है, पहले 3 कॉर्नर फाइट था, मतलब SP का भी एक सपोर्ट बेस है, BSP का सपोर्ट बेस है, तो उसका जो कोर सपोर्ट बेस छोड़कर बाकी वोट को कंसोलिडेट करने का बीजेपी का रणनीति हमेशा रहा है। मतलब 2017 में रहा है, 2014 में रहा था, इवन 2019 में भी काफ़ी हद तक वही था। तो आप देखेंगे नॉन जाटव OBC, आपका नॉन जाटव SC प्लस अपर कास्ट, ये इसमें कंसोलिडेट करके मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा, ये बीजेपी का स्ट्रेटेजी अभी लास्ट 3-4 इलेक्शन में हुई है। अभी आपने एग्जाम्पल दिए हरियाणा के और झारखंड के, बहुत सटीक एग्जाम्पल आपने दिए। और दूसरे चुनाव में हरियाणा में 2014 में बीजेपी की स्ट्रेटेजी पूरी तरह काम कर गई, बीजेपी थंबिंग मेजोरिटी से वहाँ आई। लेकिन 19 में चूंकि जाट कंसोलिडेट हो गया, जाट एक डोमिनेंट कम्युनिटी है, वो जहाँ होती है वो डोमिनेट करना चाहती है, लीड करना चाहती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखिए, तो अब जब जाटों को ये लगा कि भाई बीजेपी ने नॉन जाट को कमान दे के हमारी अहमियत कम कर दी है, तो कहीं ना कहीं जाट ने उसको नुकसान किया बीजेपी को, है ना। इसी तरह झारखंड में हुआ कि जब यह लगा कि भाई एक झारखंड जो स्टेट बना था वो इसलिए बना था कि जो आदिवासी हैं उनको पावर में शेयर मिले, बल्कि शेयर ना मिले बल्कि उन्हें लीड करने का मौका मिले, इसलिए वहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री लगातार होता रहा था। और शायद यही वजह थी कि रघुवर दास अपना खुद का चुनाव भी विधानसभा का वो हारे। मैं गलत तो नहीं हूँ? तो क्या आप 2017 में जो बीजेपी की स्ट्रेटेजी आपने बताई कि भाई नॉन यादव OBC, नॉन जाटव दलित और एंटी मुस्लिम फीलिंग पर एक सबको एक छत के नीचे ला करके चुनाव जीता गया। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति, जब से कांग्रेस सत्ता से आउट हुई है 89 से, उत्तर प्रदेश की राजनीति दलित पिछड़े के बीच बटी हुई थी और बीजेपी ने मुख्यमंत्री बना दिया योगी आदित्यनाथ। वो भले ही सन्यासी हैं लेकिन वो ठाकुर बरादरी से आते हैं। और अभी हाल ही में जो एक अखबार ने डेटा निकाला है कि किस तरह उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ब्राह्मण और ठाकुर 2 कम्युनिटी SP DM और समाज उसमें बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं, तो उनका ये जातिवादी चेहरा सामने आया है। तो अब क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा है पिछड़ी जातियों को, जिनका सत्ता पे कब्जा रहा है, कि हमारे हाथ से सत्ता निकल के फिर अपर क्लास के हाथ में चली गई है? तो क्या इसीलिए चुनाव इस पिच पे आ रहा है जिस पे अखिलेश लाना चाहते हैं, और ये बीजेपी के लिए पहले के मुकाबले ज़्यादा बड़ी चुनौती हो गया है? देखिए, अभी समझना है बीजेपी का इलेक्शन स्ट्रैटेजी जो 2017 में था, 2022 में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएंगे। मतलब यहाँ पर तो कास्ट का नंबर्स है, यहाँ पर रिलीजन का नंबर है, तो यहाँ पर नॉन जादव, OBC, नॉन जाटव SC और अपर कास्ट इसको कंसोलिडेट करने का कोशिश करेंगे। अभी देखिए, पिछले बार ये कंसोलिडेट हुआ था। अभी क्यों हुआ था? एक तो क्या है, एक अखिलेश यादव तब CM था, SP का सरकार चल रहा था। तो अभी क्या हुआ, जब SP का जब आपका सरकार चल रहा था, तब एक एंटी इनकम्बेंसी नेचुरली क्रिएट होता है, और वो क्या है, कोई कम्युनिटी का अगेंस्ट में एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट होता है।
जैसे अभी आप जो नंबर बोला, जो ऐसे 75 डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर जो जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पोजीशन में है वो शायद कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी से है, उस टाइम में भी था कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी से है, तो एक नेचुरल एक आपका एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट हो जाता है। देखिए, और साथ में हमको समझना है कि 2017 में क्या हुआ था, इशू क्या था। ये वोट कंसोलिडेट बहुत इजीली हो जाता है जब कोई नेशनल इशू आ जाता है, जब राष्ट्र सामने पीपल्स माइंड में होता है, नैरेटिव में राष्ट्र आ जाता है, तब कंसोलिडेशन होना बहुत इजी था। 2017 में देखिए 2 मेजर इशू था जो बीजेपी को बहुत हेल्प किया। एक था डिमोनेटाइजेशन से जो सभी को लगा था जो करप्शन हट जाएगा, ब्लैक मनी से वापस आ जाएंगे, ठीक है, तो लोगों ने बहुत इंथुसियास्टिक था जो इसका बारे में। सेकंड था सर्जिकल स्ट्राइक जी। तो फर्स्ट जो सर्जिकल स्ट्राइक जो इंडिया ने बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान का जो मिलिटेंट है तो उनको अटैक किया, तो इसका भी बेनिफिट बीजेपी को मिला था। ये कंसोलिडेशन बहुत ज़रूरी है। मैं क्यों बार बार ये कंसोलिडेशन नंबर आपको बता रहा हूँ, एक चीज़ समझाने के लिए। अब देखेंगे बीजेपी को यूपी में 40% वोट गिरा था 2017 में जी, 3/4 सीट जीता, ठीक है। इक्वेशन गलत था, इक्वेशन क्या था, 3 कॉर्नर फाइट था, अभी 2 कॉर्नर फाइट हो गया। अभी 2 कॉर्नर फाइट में देखिए, आपको समझाने के लिए, जो वेस्ट बंगाल में जो बीजेपी अभी जो रिसेंट इलेक्शन हुआ जिसमें बीजेपी का हार का सामना करना पड़ा, उसमें बीजेपी को 38% वोट गिरा, तो जस्ट 2% वोट कम, लेकिन बीजेपी ने हार गया क्योंकि इलेक्शन 2 कॉर्नर हो गया। तो बीजेपी के जो चैलेंजेस एक तो है आपका जो सपोर्ट बेस है उसको कंसोलिडेट करना। कंसोलिडेट करने के लिए क्या है, कोई नेशनल स्ट्रॉन्ग इशू अभी तक नहीं है। अभी इलेक्शन में अभी तक नहीं है, मैं बोल सकता हूँ आगे आ जाएगा, ये मैं नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो कोई स्ट्रॉन्ग नेशनल इशू उसमें आपका नहीं है, तो इसलिए कंसोलिडेशन होने में शायद दिक्कत, चैलेंजेस है उनका, नंबर 1। और नंबर 2 क्या है, 2 कॉर्नर फाइट हो गया है। तो क्या होता था, जब मुझे 40% गिर रहा है, बाकी को 22-22 में डिविजन हो रहा है, तो आराम से मेरा सीट निकल रहा है। लेकिन अभी जब कंसोलिडेट अगर ये जो अखिलेश का पीछे जो कंसोलिडेशन हो रहा है, इसलिए हो रहा है गैप कम होता जा रहा है। तो जिस तरह से गैप कम हुआ है, जो हम सर्वेज देख रहे हैं, ओपिनियन पोल देख रहे हैं, अलग अलग टीवी चैनलों पर, अलग अखबार भी छाप रहे हैं, उसमें वो दोनों पार्टियों को मिलने वाली सीटों का गैप भी कम हुआ है, और बतौर मुख्यमंत्री की पसंद उसमें अखिलेश और योगी आदित्यनाथ के बीच का जो गैप था वो भी कम हुआ है। मेरे ख्याल में अब तो घट के वो 8 या 9% पर रह गया है। बीजेपी के जो अंदरूनी सोर्सेज हैं, जिन लोगों से हमारी बातचीत होती है, ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत होती है, उनका मानना ये है कि ये जो गैप आप देख रहे हैं, ये गैप उल्टा है, और जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सीटें सर्वे में हमारी दिखाई जा रही हैं, ये भी एकदम जस्ट उल्टा है। मतलब कि अगर ये बताया जा रहा है कि साहब 200 सवा 200 सीटें बीजेपी को मिलेंगी और 150 पौने 200 समाजवादी पार्टी को मिलेंगी, तो ये आप इसका उल्टा मान के चलिए। तो क्या आपको लगता है कि साहब वो ऐसा है और इसलिए बीजेपी ज़्यादा बेचैन है? नहीं, मुझे नहीं लगता जो मतलब उतना बुरा हालत है, मतलब ठीक है, मतलब बाकी जो चैनल में जो नंबर है, मुझे लग रहा है जो मुकाबला एकदम कांटे का है, ठीक है, क्योंकि बीएसपी का जो वोट घटेगा, ऐसा नहीं पूरा एसपी को ट्रांसफर हो जाएगा, शायद ज़्यादा जाएगा, मतलब 70% जाएगा, लेकिन 20-30% डेफिनेटली बीजेपी में जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए क्या है, इलेक्शन मुझे लग रहा है इट इज़ ऑलमोस्ट 50-50। अभी से कैसे कैंडिडेट सिलेक्शन हो रहा है, अभी से कैसे कौन सा पार्टी कौन सा नैरेटिव बिल्ड करना पा रहा है, ठीक है, उसके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियरली बोल सकता हूँ, शायद सभी लोग मानता है, 2017 में इलेक्शन बहुत ईजी था, 2022 में इलेक्शन उतना ईजी नहीं है। 2022 में इलेक्शन इतना इजी नहीं है, ये बात आपने मानी। और चूंकि इस वक्त एक राष्ट्रीय मुद्दा भी कोई ऐसा सामने नहीं है कि जिसपे राष्ट्रवाद के घोड़े पे बीजेपी सवार हो जाए, जिसपे उसे सबसे ज़्यादा फायदा होता है, ये ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, कोई ऐसा अचानक कोई राष्ट्रीय मुद्दा आ जाता है, तो तब क्या आपको लगता है कि बीजेपी की जो चुनौतियाँ हैं वो कम हो जाएंगी? डेफिनेटली। कितनी कम हो जाएंगी? क्या बीजेपी रिपीट कर जाएगी? देखिए, अभी कौन सा मुद्दा है वो आप एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, लेकिन एक नेशनल इशू बीजेपी को डेफिनेटली हेल्प करेगा। अभी कितना हेल्प करेगा ये करेंगे, वो अभी हाइपोथेटिकल कौन सा इशू है मुझे मालूम ही नहीं है, तो आई कैंट आंसर, मतलब मुझे आंसर देना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन एक नेशनल इशू बीजेपी को चाहिए ये इलेक्शन स्मूथली निकालने के लिए। ठीक है पार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने चर्चा की कि पार्थ से जो कि डेटा के साथ बता रहे थे कि बीजेपी के सामने क्या चैलेंजेस है। 2017 का चुनाव जितना आसान बीजेपी के लिए था, 2022 का चुनाव उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल बीजेपी के लिए है। लेकिन मेरा मानना है कि सिर्फ बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं है, ये अखिलेश यादव के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। केक वॉक किसी के लिए नहीं है। जो भी सत्ता में आएगा वो बहुत ही
पहाड़ जैसी चुनौती पार करके आएगा। ये चुनौती कौन कर पाता है, यही इस चुनाव में हमें देखना है। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।